हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में डेली आपके लिए हिंदी की एक कक्षा लेकर ज़रूर मैं आती हूँ। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। तो आज की जो पाठशाला लग रही है वो है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में हमारे दो कोर्स चलते हैं हिंदी में, एक कोर और एक है इलेक्टिव। मैं करा रही हूँ कोर की भी हमारी बुक्स अलग हैं। इनमें दो मेरी मेन बुक्स चलती हैं, वो है आरोह भाग 2 और दूसरी है व्युत्पन्न भाग 2। एक और बुक चलती है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमारे दोनों ही कोर्सेज यानी कि कोर और इलेक्टिव में भी कंबाइंड रूप से चलती हैं। लेकिन आज हम करा रहे हैं अपनी बुक आरोह भाग 2 की। ये पुस्तक हमारे दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। आज काव्य खंड का हमारा द्वितीय अध्याय के हम करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, मगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। यानी कि जो हमने एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ये उनसे संबंधित नहीं है। वो बहुत ध्यान से आपको इनको सबको देखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। अब ये बहुत एक मुश्किल होता है। एक सार होता है, एक सारांश होता है और एक होता है प्रतिपाद्य। यहाँ पर क्या ये सारी चीज़ें हैं क्या? सार का मतलब होता है कि पूरी कविता के बाद क्या निचोड़ निकल कर आ रहा है, आपको ये बताना है, और वो बहुत शॉर्ट होता है। सारांश क्या होता है कि जो आपका काव्य है उस काव्य की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करके और थोड़ा एक लयबद्ध तरीके से लिखना, वो सारांश कहलाता है। प्रतिपाद्य भी सार से मिलता जुलता है, लेकिन इसके जब हम प्रतिपाद्य लिखते हैं तो जो हमारी कविता है वो तो हम दे ही रहे हैं आपको सार रूप में, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने कुछ व्यूज भी हम उसमें जोड़ देते हैं। इस तरीके से बन जाता है हमारा प्रतिपाद्य। तो देखिए कैसे है। पतंग एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये बता रहे हैं कि बाल सुलभ इच्छाएं उन्होंने बताई, उमंगे बताई, बिंब कौन से इस्तेमाल। तो एक तरीके से जैसे आप शिल्प सौंदर्य करते हो ना, कि उसमें क्या कौन सा अलंकार आ रहा है, कौन से शब्द आ रहे हैं, कौन से बिंब आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम देते हैं ना, तो आपको पूरी कविता में बताना है कि ये सब क्या क्या चीजें आई हैं। अब यहाँ पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती पतंग ऊंचाइयों की बेहद हैं, जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो समझ में आया ना। तो हमने सार बताया था ना कि पूरी कविता का सार रूप क्या निकलता है, वो सार तो हमने बताया, लेकिन साथ ही साथ हमने थोड़े अपनी तरफ से बिंब जोड़ दिए। उसमें हमने बता दिया कि बिंब है, इसमें बहुत सुंदर रस, जैसे रस भी है आपका अलंकार है। ये सारी चीज़ें भी जहाँ जहाँ जैसे इस्तेमाल हुई हैं वो थोड़ा बहुत आप इसकी झलक दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे पतंग उड़ाकर कैसा महसूस करते हैं। अब जाहिर सी बात है अच्छा ही महसूस करेंगे, लेकिन इतना ही लिख के तो हमें नहीं छोड़ना है ना, कि नहीं हम इतना लिख दें कि बच्चे पतंग उड़ा के बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। इस तरीके से हमें उत्तर नहीं देना होता है। तो इसका जब हम उत्तर देंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चे पतंग उड़ाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। मतलब मन से बहुत होता है ना, एक काम हम करते हैं हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन जो है बच्चों को ये काम करने के बाद मिलता है। वे अपनी इच्छाओं को पतंग की तरह विस्तार देते चलते हैं, यानी कि उसको एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि पतंग जितनी ऊंची जा रही है वैसे उनकी कल्पनाएं, उनकी इच्छाएं भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी आशाएं इसी पतंग की तरह विस्तार पाती रहें। बच्चे किसी भी अन्य चीज को उस समय महत्व नहीं देते हैं। जब उनका मतलब, अब बच्चों में आप खास तौर से ये देखेंगे सिर्फ पतंग उड़ाते समय ही नहीं, वो जो कोई भी ऐसा काम जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है उस काम के लिए वो उस बीच वो कोई और काम करना ही नहीं चाहते। मान लीजिए अब आप बहुत सारे ऐसे आपके भी छोटे भाई बहन या आस पड़ोस में बच्चे होंगे, तो ध्यान देना, जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई गेम खेलना पसंद है या वो टीवी देख रहा है या उसे बाहर खेलने जाना है अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, तो उस दौरान उससे आप बोलो कि उसको खा लो बेटा, नहीं खाएगा, नहीं बेटा टीवी देख लो, नहीं देखेगा, वो कुछ नहीं करेगा। उसका मन जिस चीज में अटका है वो वही करेगा। तो पतंग उड़ाते समय उनका मन अगर सिर्फ खेलने में है, पतंग उड़ाने में है, तो उसके अलावा वो किसी चीज में भी कुछ नहीं करना चाहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बच्चों के लिए कपास शब्द का प्रयोग क्यों किया, प्रयोग किया है क्यों? अब उन्होंने उसका प्रयोग किया तो क्यों किया? अब इसको देखिए, कपास को मैंने आपको बताया ना, आप सभी ने कपास देखी होगी, नहीं देखी है तो देखने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल सी होती है, स्वच्छता होती है उसमें, जैसे ना बच्चों का मन एकदम साफ स्वच्छ होता है, उसी तरीके से वो साफ स्वच्छ है, ठीक। और कोमल भी होती है, सॉफ्टनेस मेन उस जो है ना, बच्चों की कोमलता को बताने के लिए कपास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कपास मुलायम और सफ़ेद होती है, बच्चे भी कपास की तरह कोमल व गोरे होते हैं। दूसरे, कपास परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होती है, जैसे उसको जिस कंडीशन में ले आओ, अगर उसको हम खींच के लंबा कर दे तो लंबा हो जाएगी, उसको गोला बना लो तो गोला बन जाएगी, होता है ना। वही बच्चे भी माहौल के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं। अगर वो बड़ों के साथ रहेंगे तो उनका व्यवहार थोड़ा संयमित रहेगा, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो वो अलग तरीके से। गेम्स अगर बदलेंगे तो वो अपनी गेम्स के अकॉर्डिंग भी बदलते हैं, तो इसीलिए कपास से उनको सिमिलर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रत्येक कोना बच्चों के पास अपने आप कैसे आ जाता है? अब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, इधर से पृथ्वी, इधर से पृथ्वी, इधर से पृथ्वी आए, इज इट पॉसिबल? नहीं आ सकती। अगर पृथ्वी का कोना मेरे पास आना है तो उसके लिए मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी कि बच्चे इतना ज़्यादा गतिशील होते हैं, यानी कि वो इतना तेज दौड़ते भागते हैं, इसलिए बोला गया है कि पृथ्वी का हर एक कोना उनके पास आ जाता है। बच्चे पतंग उड़ाते हुए चाहते हैं कि उनकी पतंग सबसे ऊंची जाए, अर्थात वे पतंग के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में घूम लेना चाहते हैं। वे कल्पना की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं, इसीलिए उनके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कोना अपने आप चला जाता है, अर्थात पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को ज़मीन की कमी पड़ जाती है। अब पतंग उड़ाने के लिए अभी यहाँ खड़े हैं थोड़े वहाँ थोड़े वहाँ, मतलब दौड़ते से पतंग उड़ाते, अब उड़ा रहे हैं उस समय तो ठीक है, लेकिन पतंग जब कट जाती है तो उसको पकड़ने के लिए भी वो बहुत तेज़ी से भागते हैं, तो उस दौरान भी उनके लिए कोई बाधा, कोई हडल कुछ नहीं होता, बस वो भागते रहते। कठोर छत बच्चों को कैसे मुलायम लगती है? अब आप बताइए, कठोर छत कैसे मुलायम लगती है? अब कठोर छत मुलायम तो हो नहीं सकती। अब ये इसलिए मुलायम लगती है क्योंकि उनका ध्यान उस ज़मीन की कठोरता पर नहीं, किस पे होता है? पतंग पर होता है। छत यद्यपि कठोर होती है, लेकिन बच्चों को यह कठोर नहीं लगती, उन्हें छत मुलायम लगती है क्योंकि वे अपने कोमल पैरों से इधर उधर भागते हैं, फिर कोमल पैरों में एक थिरकन सी भर जाती है। तो समझ में आया? तो वो जो मेन है, पैर मुलायम है। अब देखो एक चीज़ है, अब मैं इसको से बताती हूँ, जैसे बेड होता है ना, बेड होता है ना, बेड पे आप देखो, बेड बहुत मतलब अगर प्लाई उसके ऊपर अगर गद्दा नहीं, मैट्रेस नहीं बिछा है तो वो अगर उस पर लेटो तो तुम्हें बहुत हार्ड लगेगी ना। अब यही तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा मोटे कपड़े पहन लो और मोटे कपड़े पहन के अगर उस बेड पे लेटो जिसके ऊपर मैट्रेस नहीं है, तो आपको वो हार्ड नहीं लगेगी, ठीक है ना। जितना भी आपको हार्ड लगे उतनी लगी। कारण क्या था? आपने थोड़े से मुलायम कपड़े पहन लिए थे, इसलिए तो उसका जो कुशनी था वो आपको उस हार्डनेस से बचा रहा है। तो बच्चों के साथ पहली चीज़ तो ये है कि उनको कठोर इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उनका ध्यान पतंग पर है, पहली चीज़ ये, क्योंकि हमारा ध्यान तकलीफ़ की तरफ तभी जाता है जब हम लिटरली उसी की तरफ देखें, है ना। अब इसमें जैसे उंगली कट गई, हमारा सारा ध्यान अगर यहीं पे है तो हमें दर्द ज़्यादा होगा। अब थोड़ी देर के लिए अगर तुम्हें वो सामने मैच लगा दिया जाए तो तुम्हारा ध्यान तो वहाँ मैच पे चला जाएगा, तब ये दर्द तुम्हें एहसास नहीं होगा। तो वही चीज़ है, बच्चों का ध्यान कहाँ? उस ज़मीन पर नहीं, उस पतंग पर होता है, इसलिए ज़मीन की कठोरता का एहसास उन्हें नहीं होता। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि उनके पैर इतने कोमल होते हैं कि जिसकी वजह से उनमें एक स्पंजपना होता है, तो वो कठोरपन भी उनको एहसास नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 है, पतंग कविता में चित्रित भादों के बीत जाने के बाद के प्राकृतिक परिवर्तनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब क्या दिया है? पतंग कविता में जो भादों का जो समय है वो बीत गया, यानी कि वर्षा ऋतु चली गई, अब आ गया शरद ऋतु।
अब जो शरद आने पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें आपको अपने शब्दों में बताना है। तो देखिए कैसे है। भादों के महीने में तेज वर्षा होती है, बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के जाते ही भादों का महीना समाप्त हो जाता है, यानी कि जो बारिश होती है भादों के महीने में वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद कुंवार यानी अश्विन का महीना शुरू हो जाता है। इसके आते ही प्रकृति में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। अब देखिए, भादो गया, अश्विन यानी कुंवार का महीना आया, लेकिन साथ ही साथ शरद ऋतु भी शुरू हो जाती है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली है, सूर्य भी नया दिखाई देता है, आसमान नीला व साफ है, हवा तेज चलने लगी है, सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला, देखिए ध्यान दीजिए कि पहली चीज है भादों के महीने में जो बादल छाए रहते हैं। अब आप भी ये डिफरेंस आपने भी इन महीनों में महसूस किया होगा। वर्षा ऋतु के बाद जब मौसम आता है, जो भी, अगर मान लीजिए आप ऋतु या महीना नहीं भी जानते हो तो भी आप बदलाव तो देखते हो ना प्रकृति में क्या आता है। वही चीज आया, क्या प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु होकर गई होती है, सारे पेड़ पौधों को पानी मिल चुका होता है, तो हरियाली होती है और सब कुछ धुला धुला सा होता है। सूर्य भी नया दिखाई देता है, आसमान नीला व साफ होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान आसमान में जितने बादल होते हैं वो सभी कुछ अब छट चुके होते हैं। हवा तेज चलने लगती है और सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा बढ़ जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आसमान से बादल हट चुके होते हैं। जो वर्षा ऋतु के जो काले बादल होते हैं वो हट चुके होते हैं। अब आसमान पूरी तरह से ब्लू हो जाता है, क्योंकि एक भी बादल का पैच आसमान में दिखाई नहीं देता है। प्रश्न संख्या 7 है, किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं। ठीक है, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है किशोर समाज के मार्गदर्शक हैं। जाहिर सी बात है, हमारी जो यंग पीढ़ी है वो हमारे वो मतलब देखिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, उसके थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो हमारे समाज को, हमारे देश को आगे ले जाने का काम करती है। तो ये आपको पतंग कविता के हिसाब से बताना। पतंग कविता जैसे पतंग ऊंचाइयों को छू रही है, तो हमारा युवा वर्ग भी उसी तरीके से अपने थॉट से जो है ऊंचाइयों को छूना चाहता है। किशोर और युवा वर्ग में क्षमता एवं इच्छा शक्ति चरम सीमा पे होती है। जैसे मैंने बताया ना कि उनका जो एनर्जी लेवल होता है, उनके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही एनर्जेटिक, मतलब हमको एक नई दिशा में ले जाने के लिए होते हैं। वे स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको पाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वो अपने लिए टारगेट खुद डिसाइड करेंगे, हाँ हमको वो चीज़ पानी है, अचीव करनी है, तो उसको अचीव करके, मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी होती है, इतना ज़्यादा थॉटफुल होते हैं वो कि उस चीज़ को वो पाने के लिए पूरी तरीके से कार्य करते ही रहते हैं। इनकी आंखों में आसमान की ऊंचाइयों को पाने के सपने होते हैं। बड़ों की बच्चों की क्षमता व उनकी सलाह को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने जहाँ हमें ये बताया कि वो हमारा समाज का मार्गदर्शन करते हैं क्योंकि हमें आगे ले जाते हैं, लेकिन उनके पास जो एक चीज़ नहीं होती है वो होती है एक्सपीरियंस। तो हमेशा युवा वर्ग को अपने से बड़ों के टच में रहना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो वही चीज़ लास्ट लाइन में बोली गई है कि बड़ों की क्षमता व उनकी सलाह को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, पतंग के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोविज्ञान का चित्रण किया है? किस तरह का मनोविज्ञान का चित्रण सामने, जाहिर सी बात है बाल मनोविज्ञान का ही चित्रण करके हमारे सामने उन्होंने रखा है। क्या है? पतंग कविता के माध्यम से कवि ने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया। बाल मनोविज्ञान क्या होता है? कोई भी चीज़ है उसमें बच्चे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इससे देखना। आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, आप लोगों ने, जानते हैं। तो वो क्या होता है? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है वो बच्चा किस तरीके से देख सकता है, उसको सोच सकता है। तो इसीलिए बच्चों को वो लोग ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वही आपका यहाँ पर कहलाया गया बाल मनोविज्ञान। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का मनोरम चित्रण किया है।
बाल क्रियाओं का इतना सूक्ष्म चित्रण करके कवि ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है कि मतलब बच्चा कितनी बारीकी से सोच सकता है, कर सकता है। ये आलोक धर्मा जी ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है और तभी उसे इस कविता में बहुत अच्छे से उतार के रखा भी है कि हाँ, एक बच्चा इस तरीके से सोच सकता है, कर सकता है। ये चीज़ उन्होंने समझी है और उसे निकाल के सामने रखा भी है। प्रश्न संख्या 9 है, कवि ने एक काव्यांश में सबसे शब्द का प्रयोग किया है, क्या यह सार्थक है? उन्होंने बोला ना सबसे शब्द जो उन्होंने बोला है ना, तो वो क्या वो सही है? तो यहाँ पर उन्होंने जो किया है वो है आपका सबसे शब्द आपकी पतंग के लिए। कवि ने हल्की रंगीन चीज कागज पतली कमानी के लिए सबसे शब्द का प्रयोग किया है। सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतली कमानी, सबसे पतला कागज। अब ये जो सबसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है वही आपको बताना है क्या ये सही किया है उन्होंने। वास्तव में कवि ने इस शब्द के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में इनसे पतली, रंगीन और हल्की चीज कोई हो ही नहीं सकती, अतः सबसे शब्द का सार्थक प्रयोग। अब लिटरली चलिए हम ऐसे बात करते हैं। आपने पतंग देखी होगी सभी ने, ठीक है, हाथ से छुई भी होगी, आई नो दैट। तो आपने देखा ना उसका कागज कितना पतला होता है, इससे पतला कागज हो सकता है? आप बताओ, नहीं होता था ना पतला कागज। फिर उतनी जो पतली कमानी जो मुड़ के पतंग का आर्च देती है, बीच में खड़ी होती है, और ये सब होने के बाद इतना हल्का मटेरियल बनता है कि उसे आसमान में उड़ाया जाए। आसमान में देखिए बहुत चीज़ें, अब एरोप्लेन भी उड़ती है, पैराशूट भी उड़ता है ना, है ना, हॉट एयर बलून है, ये सब उड़ेगा। अब आप देखो चिड़िया वगैरह, लेकिन जितना वेट एक पतंग का होता है इससे कम वेट किसी चीज़ का होता ही नहीं। तो इसीलिए अगर कवि ने यहाँ पर सबसे शब्द इस्तेमाल किया है तो आई थिंक ये बेस्ट इस्तेमाल किया है, इससे अच्छा कोई और चीज इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। प्रश्न संख्या 10 है, पतंग कविता में कवि ने बच्चों की तुलना किससे की है और क्यों? उदाहरण सहित बताइए। तो बच्चों की तुलना ये किससे कर रहे हैं पतंग कविता में? जाहिर सी बात है कि वो उनकी तुलना उन्होंने कपास से करी है। क्यों करी है? अब क्यों उन्होंने करी कपास की तुलना? क्योंकि कपास मुलायम है। क्या है? कपास बहुत मुलायम है। अब कोई चीज़ अगर सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुलायम है, तो अब आप ये हमको ये चीज़ बताओ कि जब कोई चीज़ मुलायम है तो उसकी किसी मुलायम, अब बच्चे इतने सॉफ्ट, कपास भी मुलायम, तो उससे सॉफ्ट कोई चीज़ क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? कपास जो होता है बहुत मुलायम होता है, अब उससे सॉफ्ट चीज़ें तो हम कोई महसूस कर ही नहीं सकते हैं ना। बच्चे कपास की तरह लचीले, नरम व कोमल होते हैं, इससे उन्हें चोट नहीं पहुंचती। पृथ्वी भी उनका स्पर्श करने को लालायित रहती है। तो समझ में आया ना कि वो इतना ज़्यादा लचीला होता है कपास, इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि उससे कम की हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पतंग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। अब क्या दिया है? बच्चों को कपास की तरह कोमल बोला गया और उनके पैरों को बेचैन बोला गया। अब बेचैन क्यों बोला गया? क्योंकि भाई वो तो कहते हैं बच्चे चंचल होते हैं, वो एक जगह नहीं बैठ पाते, और दूसरा जब पतंग की उनके फेवरेट चीज़ की बात हो तब तो उनका एक जगह रुकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। तो क्या है, क्यों कहा? पतंग कविता के आधार पर इसका उत्तर देना है। कवि ने बच्चों को कपास के समान नाजुक व कोमल होते हैं, वे निष्कपट होते हैं, उनके पैर बेचैन होते हैं तथा पतंगों के पीछे भागते हैं, पृथ्वी भी उनके पास घूमती हुई प्रतीत होती है। तो अब समझ में आया क्यों बोला गया? क्योंकि अब उन्हें कपास की तरह कोमल इसलिए बोला गया क्योंकि वो कपास की तरह कोमल और नाजुक होते हैं। ये तो पहले भी प्रश्न में देख चुके हैं। फिर दूसरा, उन्होंने पैरों को बेचैन क्यों बोला? क्योंकि वे उनके पैर बेचैन होते हैं, क्योंकि वो पतंगों के पीछे भागते हैं। हम कह रहे पतंग ही नहीं, आप बोल दो, ठीक है, पतंग को अगर हम छोड़ भी दें तो उनके जो भी गेम है, बच्चे चंचल होते हैं, एक जगह बैठ के उनसे नहीं काम हो सकता। तो जो भी उनका गेम होगा उसमें वो हमेशा दौड़ते रहेंगे, एक्साइटेड, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो उसको रिलीज करने के लिए उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी कराई जाती है बच्चों को। आप देखिए ना, स्कूल्स में फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, उसको रिलीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसी तरीके से बच्चों के अंदर इसी तरीके से चंचलता, जो वही एक्साइटमेंट लेवल जो कहा गया,
पतंग के लिए भी है। तो अब वो उनका दौड़ना उस पतंग के पीछे, इसीलिए उनके पैरों को बेचैन कहा गया, क्योंकि वो एक जगह रुक नहीं सकते। तो देखा ना आपने किस तरीके से हमने फटाफट पूरा आपको ये चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। देखिए, काव्य खंड से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं लिखे जाते, ठीक है। 25 से 30 वर्ड से ज़्यादा के आंसर्स इसमें नहीं पूछे जाते, इसीलिए आप देखोगे कि ज़्यादा लंबे आंसर्स मैं लेकर नहीं आती हूँ इनमें। काव्य खंड में खास तौर से ये होता है। हाँ, गद्य खंड जब लेकर आऊँगी तो आप देखोगे कि उसमें थोड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, और एक्चुअल में उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि उनमें 40 से 45 लिमिट तक होते हैं, 40 से 45 वर्ड्स तक के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उनका प्रिपरेशन आप उसी तरीके से करो। लेकिन काव्य खंड में हमेशा आप ये ध्यान रखो, आपको मैक्सिमम 30 वर्ड से ज़्यादा का आंसर नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि सीबीएसई का पैटर्न भी है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। वहीं वितान बुक के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर मैक्सिमम 60 वर्ड तक के आपको तैयार करने हैं, क्योंकि कभी कभी वो लोग दीर्घ पूछ भी लेते हैं। लेकिन एमसीक्यूज तो आपके सभी से आते हैं, तो वो मैं आपको सारी तैयारी कराऊंगी। जैसे कि वितान में मैंने आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस कराए भी हैं, है ना, कराए हैं ना। अब आगे भी आपकी जो बुक आएगी उसमें भी आपके पास में ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। जो जब तक काव्य खंड है तब तक शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन गद्य खंड आते ही आपके इन क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो पतंग का पाठ हमने यहाँ समाप्त किया, लेकिन अभी आगे हमारे पास और क्या बाकी है। आगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हमारे पास 2 कविताएं हैं। उनको लेकर आऊंगी मैं अगले वीडियो में, उनका 1 शॉर्ट रिवीजन आपके लिए कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।